हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। शुरू करेंगे 4 सितंबर की अपनी क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। डिमोलिशन स्क्वाड इसका टाइटल है और आर्टिकल लिखा गया है बुलडोजर और जेसीबी पे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। दीज आर योर क्वेश्चंस फॉर टुडे। और जो भी इस क्लास में आप सीखें, इन क्वेश्चंस पे क्लास के अंत में हमें अप्लाई करना है। अगर मन से क्लास ली होगी तो कॉम्प्रीहेंशन के, बीच में वोकैब के और लास्ट में ग्रामर के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। 8 में से 8 नंबर आपको मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस क्वेश्चंस का क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए पूरे मन से क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी डिमोलिशन स्क्वाड। डिमोलिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ढाना, गिरा देना। तोड़ फोड़ को बोला जाता है डिमोलिशन, डिस्ट्रक्शन को या एनाइलेशन को। और स्क्वाड का मतलब होता है टीम या टुकड़ी। कह रहा है जी एक टुकड़ी है, एक टीम है जो कि बुलडोजर चलाती है, जेसीबी का इस्तेमाल करती है तोड़ फोड़ के लिए। समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ये टुकड़ी कौन है, कहाँ बुलडोजर चलते हैं, और इसका मामला आप समझेंगे इस आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी कोर्ट्स कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू द कम्युनल सिम्बॉलिज्म ऑफ द बुलडोजर। कह रहे जो हमारी कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी अदालतें ऑब्लिवियस नहीं हो सकती हैं। ऑब्लिवियस होना, बेखबर होना, अनअवेयर होना। कह रहा है जी ये अनअवेयर या बेखबर नहीं हो सकती हैं। और किस चीज़ के लिए भाई? कम्युनिज्म सिम्बॉलिज्म के लिए। कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, सिम्बॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का सिंबल, किसी चीज़ का गहरा जो है छुपा हुआ मीनिंग। तो जो सांप्रदायिक सिंबल है या मीनिंग है बुलडोजर नाम के इस मशीन का। बुलडोजर सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाता है कि किसी ने गलत तरीके से घर बनाया था, या सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाता है क्योंकि किसी आदमी पे दंगा करने का आरोप है। बुलडोजर इसलिए भी चलाया जाता है क्योंकि कोई आदमी की जाति या उसका धर्म जो है वो माइनॉरिटी से है। और ये कम्युनल सिंबॉलिज्म हमारी अदालतें कभी भी ऑब्लिवियस नहीं रह सकती, इसके लिए बेखबर नहीं रह सकती। जब पूरा देश इस बात को समझता है तो अदालत भी समझेगी। समझ गए? कोर्ट्स सब्जेक्ट है, कैन नॉट बी इसकी वर्ब है। ऑब्लिवियस होना, अनअवेयर होना, किसी चीज़ के लिए अनजान होना या बेखबर होना, इसको अनमाइंडफुल या हीडलेस भी बोलते हैं। जब भी किसी चीज़ के लिए आप बेखबर हों तो आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, या तो टू और या फिर ऑफ। अभी आगे डिटेल में करवाऊंगा इस वर्ड को प्रेपोजिशन के साथ। तो ऑब्लिवियस टू द कम्युनल सिंबॉलिज्म या ऑब्लिवियस ऑफ द कम्युनल सिंबॉलिज्म। बुलडोजर आप समझते हैं, बड़ी सी मशीन जो तोड़फोड़ के काम आती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालें। सारे जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये ऑब्लिवियस, ये रेट्रीब्यूशन, शुरू में इनको एक साथ देख लेते हैं ताकि आप इस आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सको। क्लास अगर समझ में आती है, अच्छी लगती है, आपको लगता है कुछ अलग तरीके से पढ़ने को मिल रहा है, ज़रूर से इसको एक छोटा सा लाइक दिया करो। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का। बिना खर्चा किए आप इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं अपने लाइक्स के जरिए। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, वोकैब शीट थोड़ा सा कर देता हूँ इसको मैं जूम इन, ठीक है।
शुरू कर लेते हैं ऑब्लिवियस से। अभी समझाया था ये वर्ड, बेखबर होना, किसी चीज़ के लिए अनजान होना। ऑब्लिवियस टू समथिंग या ऑब्लिवियस ऑफ समथिंग, इस तरीके से वर्ड यूज़ होगा। पीपल ईट शुगर ऑल डे वाइल बीइंग ऑब्लिवियस टू या ऑफ इट्स टॉक्सिक नेचर। लोग शुगर खाते हैं सारा दिन, चीनी खाते हैं पूरा दिन, और कब? ऑब्लिवियस हो करके या अनजान बेखबर हो करके इसके जहरीली प्रकृति को। मतलब उनको लगता है शुगर तो मीठी है, लेकिन शुगर तो जहरीली है ना। इस चीज़ से अनजान होकर के सारा दिन मीठा खाते हैं। इग्नोरेंट, अनमाइंडफुल और अननोइंग सभी ऑब्लिवियस के सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। एक आर्टिकल मैं आपको करवाऊंगा शुगर पे, डायबिटीज़ पे, है ना। मैंने अलग से छांट के रखा हुआ है। डायबिटीज़ क्यों होती है, डायबिटीज़ होने पे क्या करना चाहिए, इंसुलिन लगाना, कौन सी दवाई लेना, है ना, कौन कौन सी चीज़ें डायबिटिक लोगों को होने के बाद और होने से पहले दोनों तरीके से कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, आर्टिकुलेट। बहुत अच्छा वर्ड है। अभी जो मैं काम आपके सामने कर रहा हूँ ना, ये है आर्टिकुलेट करना, किसी चीज़ को क्लियर वर्ड्स में अच्छी साफ आवाज़ के अंदर एक्सप्रेस करना। जब भी कोई बात को आप आर्टिकुलेट करते हैं तो सामने वाले को बड़े साफ शब्दों में वो बात समझाते हैं। आर्टिकुलेट को स्पेल आउट करना और इनंसिएट करना भी बोलते हैं। द सेल्समैन आर्टिकुलेटेड द फीचर्स ऑफ द न्यू कार। सेल्समैन ने साफ शब्दों में क्लियर आवाज़ के साथ आर्टिकुलेट किया या समझाया कार के फीचर्स को। और किसको? प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, ऐसे खरीदारों को जो प्रोस्पेक्टिव हैं, जो भावी हैं, जो भविष्य में ले सकते हैं। आप दुकान पे कार लेने गए हैं तो बायर तो नहीं हुए जब तक आपने कार के पैसे नहीं दिए, तो आप प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, आप पैसा दे सकते हैं, है ना। तो आपके समझ गए ना, एक पोटेंशियल है बायर बनने की, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। ये प्रोस्पेक्टिव वर्ड को पकड़ लेना। प्रोस्पेक्टिव वाइफ वो वाइफ है, वो लड़की है जिससे आपकी शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, वाइफ बनी नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव है, शादी होगी तो बन जाएगी। चलिए, आर्टिकुलेट का बिल्कुल उल्टा होता है इनआर्टिकुलेट, ऐसी चीज़ जो साफ सुथरी और क्लियर ना हो। इनंसिएट जो है ना, इसका कॉमन सिनोनिम है, जरूर देखना, ये वर्ड भी आप कई बार आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। चलिए अगला वर्ड है इम्प्यूनिटी। ये वही वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड है इम्यूनिटी, आपने सुना होगा ना इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता। और दूसरा है जी पनिशमेंट। अगर आपको इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट मिली हुई है तो आपको मिली हुई है इम्प्यूनिटी। समझ पाए? मतलब किसी गलत काम को करने की जो पनिशमेंट है उससे पहले ही आपको छूट मिली हुई है, आपको बोला हुआ है कि कर लो जैसा करना है, बिना हेलमेट की गाड़ी चला लो, चलानी है, एग्ज़ाम में चीट करना है, कर लो। तो इस तरह की जो गलत छूट मिलती है उसको अंग्रेजी में बोला जाता है इम्प्यूनिटी। एक नेगेटिव वर्ड है, गलत तरीके से दी गई छूट के लिए यूज़ होता है। फ्रीडम या एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट इवन बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी। क्रिमिनल्स जो हैं पुलिस को ब्राइब करते हैं, घूस देते हैं, ताकि वो इम्प्यूनिटी को पा सकें, फ्रीडम को पा सकें गलत काम के करने की, अगेंस्ट द लॉ, कानून के सामने। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, ब्रेक करके बताया, इसी तरीके से याद रखना। कल वो वर्ड आया था डास्टर्डली, डेस्परेटली कावर्डली होता है डास्टर्डली, है ना। इस तरीके से जुड़े हुए वर्ड्स हैं ये। चलिए अगला वर्ड है होलसम। होलसम, सैल्यूटरी, सैल्यूब्रस, हेल्दी, हेल्थफुल, सभी वर्ड्स का मतलब है ऐसी चीज़ जो हर तरीके से आपके लिए अच्छी हो। हिंदी में इसको बोलते हैं कल्याणकारी। समझ गए ना, जिससे सबका भला हो, फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है होलसम। चिल्ड्रन नीड होलसम इन्वायरमेंट टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। बच्चों को ज़रूरत होती है अच्छे कल्याणकारी या हेल्दी इन्वायरमेंट की, शारीरिक और मानसिक तौर पे ग्रो करने के लिए। सेल्यूब्रस, सैल्यूटरी इसके सिनोनिम्स हैं, आज नहीं आए हैं, फिर किसी क्लास में, फिर किसी आर्टिकल में पढ़ोगे आप, दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। आज आप होलसम नाम का वर्ड जो आर्टिकल में देखेंगे। चलिए आप एसएससी के पेपर निकाल लो 10 साल के, ये वर्ड आपको कम से कम 5-5 बार मिलेंगे, कभी आरसी में, कभी वोकैब के पोर्शन में, ये वर्ड्स आप देखोगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, ये उन्हीं में से वर्ड्स हैं। चलिए लास्ट वर्ड है अपना बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है जी धोखा देना, लेकिन बिट्रे वर्ड का एक और मीनिंग भी है जो कम यूज़ होता है। वो मीनिंग होता है गलती से अपनी फीलिंग को बता देना। पहले धोखा देने वाला मीनिंग देख लो, सिंपल मीनिंग है जो,
द कंपनी बिट्रेड नॉट ओनली इट्स क्लाइंट्स बट ऑल्सो इट्स एम्प्लॉयज़ बाय नॉट पेइंग देयर सैलरीज। कंपनी ने धोखा दिया ना केवल अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी उनको सैलरी ना दे करके सबको धोखा दिया कंपनी ने। तो ये धोखा वाला मीनिंग तो सबको पता ही है बिट्रे का। अब दूसरा मीनिंग देख लो जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो कम लोगों को पता होता है। दूसरा मीनिंग है जी, कोई बात है जो आपके मन में आप बता नहीं रहे हो, लेकिन आपके चेहरे के भावों ने वो बात बता दी। जैसे आपने किसी का नुकसान होते हुए देखा, मज़ा आया आपको अंदर से, है ना, शैतान जाग उठा आपके अंदर का खुशी वाला, लेकिन आप उसको बता नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी चेहरा ही बता दे रहा है कि आप बड़े खुश हो। तो आपका चेहरा आपकी फीलिंग्स को बिट्रे कर रहा है, धोखा दे करके सबके सामने ला रहा है। हर स्माइल ऑन माई लॉस बिट्रेड हर ट्रू इंटेंशंस। उसकी जो हंसी थी मेरे नुकसान पे, उसने बिट्रे कर दिया, धोखे से बता दिया उसकी इंटेंशंस को, उसके अंदर की इरादों को। धोखा देने को शॉर्ट चेंज करना भी बोलते हैं। बड़ा अच्छा फ्रेज है ये, वन वर्ड है। चेंज क्या होता है? दुकानदार से कुछ सामान लिया 50 रुपये का, 100 का नोट दिया, तो आप क्या करोगे? 50 रुपये वापस लोगे, तो बोलते हो ना चेंज, खुला छुट्टा। अगर शॉर्ट चेंज हो रहे हो तो दुकानदार आपको 50 की जगह 30 ही रुपये दे रहा है। आप जल्दबाजी में वो 30 रुपये लिए पॉकेट में डाले, कई बार हो जाता है ना अपने से, अपने गिनते नहीं है। तो शॉर्ट चेंज करना यानी दुकानदार जो वापस करना था वो पूरा नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है आपको। वहीं से शॉर्ट चेंज नाम का वर्ड आप याद रखें किसी को धोखा देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब आपने देख ली, अब जल्दी से आ जाओ, एक समरी आप लें किस बारे में लिखा हुआ है। बुलडोज़र कल्चर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। यूपी और एमपी में शिवराज सिंह की सरकार थी जो, और योगी महाराज की जो सरकार है, बुलडोज़र को चलाती है उन लोगों के घरों पे जो दंगाई, जिन पे दंगा करने का आरोप है, जिन्होंने कोई गलत काम किया है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि बुलडोज़र चलेगा तभी जब उस आदमी ने दंगा भी किया हो और वो मुस्लिम भी हो। अगर मान लीजिए वो जैन है, वो सिख है, हिंदू है, आर्य समाजी है, क्रिश्चियन है, तो बुलडोज़र चलने के चांसेस कम हैं, चाहे उसने दंगा किया भी हो। तो इस बात का कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया और कोर्ट ने ये बोला सभी सरकारों को, अगली बार बुलडोज़र चलाने से पहले आप एक पूरी गाइडलाइंस बना रहा हूँ मैं, मतलब सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। बुलडोज़र जिसके घर चलेगा उस आदमी को आप सुनवाई का मौका देंगे, कोर्ट में केस चलाएंगे। जब वो आदमी कोर्ट में केस हार जाए तब आप उससे घर बुलडोज़र चलाएं, है ना। आप बहाना करते हो कि इसका घर गलत तरीके से बना हुआ था, अचानक से 50 साल पुराना बना हुआ मकान गलत तरीके से आपको लगने लगता है क्योंकि उस आदमी पे कोई आरोप है, तो ये गलत बात है। क्योंकि जिसके घर आप बुलडोज़र चलाते हैं उसका परिवार भी वहाँ रहता है और हो सकता है उस आदमी का उस गुनाह से कोई, उस परिवार का गुनाह से कोई कनेक्शन ना हो। चलिए मोटी मोटी यही समरी है। टोन आज के क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार को। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, इन रेजिंग questions about the legality of the demolition of houses belonging to alleged offenders, the Supreme Court of India has articulated a valid and widespread concern about the use of the bulldozer as a form of retribution. कह रहा है जी, इस काम में इन से सेंटेंस जब भी शुरू हो, आगे लिखा हो इन वट, या कोई नाउन लगा हो, कोई प्रोनाउन लगा हो, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी घटना में या एक ऐसे वाक़ये में। कह रहा है जी, एक ऐसे वाक़ये में जो था रेज़ करने का, सवालों को उठाने का, क्वेश्चंस को। और सवाल किस बारे में थे? अबाउट लगा के बता रहा है, लीगैलिटी के बारे में, कानूनी वैधता के बारे में। और वैधता किस चीज़ की? ढहाए जाने की, डिमोलिशन की, घरों की। और घर कौन से? वो घर जो बिलोंगिंग टू हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो संबंधित हैं कथित तौर पे अपराधियों से, है ना। किसी आदमी ने कथित तौर पे कोई दंगा किया है, कोई रेप किया है, मर्डर किया है। कह रहा है जी, सवाल उठाने वाले एक वाक़ये में जो सवाल था कानूनी वैधता के बारे में, डिमोलिशन की या बुलडोज़र चलने की उन घरों पे जो घर किसी एलिजिड ऑफेंडर से बिलोंग टू करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। कह रहा है इस वाक़ये में हुआ क्या? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय एससी ने आर्टिकुलेट कर दिया, साफ शब्दों में बता दिया, एक बहुत ही सही और हर तरफ फैली हुई चिंता को, वाइड स्प्रेड कंसर्न को। वाइड स्प्रेड मतलब सब तरफ फैला हुआ, कंसर्न यानी चिंता। और ये चिंता है ले करके इस्तेमाल को या यूज़ को बुलडोज़र का, और कैसे
एक फॉर्म की तरह, एक रूप की तरह जो है रेट्रीब्यूशन का या बदले का। तो बुलडोजर जो है उसको एक बदले की भावना से चलाया जा रहा है। इस वैलिड कंसर्न और वाइडस्प्रेड कंसर्न को सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में हमारे सामने रखा। ठीक है, और कैसे रखा? बुलडोजर चलने के ऊपर सवाल उठा करके। द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज़, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेट करना, इनंशिएट करना, स्पेल आउट करना, किसी चीज़ को साफ शब्दों में एक्सप्रेस करना। रेट्रीब्यूशन, रिवेंज, वेंजियंस, सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है बदला। मीनिंग मैं सारे यहाँ लिख भी देता हूँ, आपके लिए लिख करके लाया हूँ। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, कोई ऐप नहीं है, ये कोई एआई फेआई नहीं है। कायदे से बैठ करके पौना घंटा ये सारी वोकैब टाइप की जाती है ताकि पढ़ाते हुए आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकें। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पे भी आए। तो रेट्रीब्यूशन, वेंजियंस, रिटेलिएशन, रिवेंज, सभी का मतलब होता है बदला। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला कोर्ट ने? कह रहा है द टारगेटेड डिमोलिशन ऑफ मुस्लिम हाउसेस हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नेंस मॉडल इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। कह रहा है जो टारगेट करके डिमोलिशन है, निशाना लगा के ढाने का काम है मुस्लिम घरों का, कह रहा है वो बन चुका है एक हिस्सा या एक पार्ट। और किसका? गवर्नेंस के मॉडल का, प्रशासन के तरीके का। गवर्नेंस यानी प्रशासन, मॉडल यानी डिज़ाइन या तरीका। तो ये प्रशासन के तरीके का हिस्सा बन गया है मुस्लिम लोगों के घरों को ढहाना बीजेपी की रूल्ड स्टेट्स में, ऐसी स्टेट्स जहाँ बीजेपी की सरकार है। आगे क्या कह रहा है? एंड इफ द कोर्ट कैन एंड द इम्प्यूनिटी विद विच these extra legal measures are used by those in power, it would be a wholesome intervention। कह रहा है और अगर कोर्ट अंत कर सकती है, एंड कर सकती है इस इम्प्यूनिटी का। इम्प्यूनिटी क्या है? मतलब सीनाजोरी। गलत काम करने से पहले ही आपको पनिशमेंट से एग्जम्पशन मिला हुआ है, गलत काम कर लो कोई पकड़ेगा नहीं। अगर कोर्ट इस सीनाजोरी को रोक सके जिसके साथ में इन एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा लीगल यानी गैर कानूनी, लीगलिटी से बाहर हैं, एक्स्ट्रा हैं, कहीं इनका मेंशन नहीं है। तो जिस इम्प्यूनिटी से, सीनाजोरी से इन गैर कानूनी कदमों को यूज़ किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो पावर में है, जो सत्ता के नशे में है, कह रहा है अगर कोर्ट ऐसा कर देती है ना तो ये एक बहुत ही कल्याणकारी इंटरवेंशन होगा, होलसम इंटरवेंशन होगा। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ में दखल अंदाजी। कोई काम गलत हो रहा है, कोर्ट ने बीच में आके बोला भाई ऐसा कैसे, दिस इज कॉल्ड इंटरवेंशन। से समझ में आ गया सेंटेंस? डिमोलिशन की वर्ब है हैज़ बिकम। डिमोलिशन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस मॉडल। इफ से जो क्लोज शुरू हुआ है ये देखो फर्स्ट कंडीशन लगा हुआ है, इफ द कोर्ट कैन एंड द इम्प्यूनिटी इट वुड बी अ होलसम इंटरवेंशन। इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो टू द ऑफिस फॉर वर्क। अगर बारिश हुई तो ऑफिस नहीं जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सीनाजोरी बंद कर दे तो ये बड़ा अच्छा कदम होगा, है ना। फर्स्ट कंडीशनल ध्यान दिया करो जब भी कंडीशनल्स आपको मिले। मेजर्स की वर्ब है आर यूज्ड। होलसम, सैल्यूटरी, सैल्यूब्रियस, हेल्दी, वेलफेयर वाला, कल्याणकारी, है ना, सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कह रहा है जी एस जस्टिस बी आर गवई हेडिंग अ डिवीजन बेंच विद जस्टिस के वी विश्वनाथन remarked, the law indeed does not permit anyone's house to be demolished just because they are accused in a case, and it cannot happen in the case of even in the case of a convict। कह रहा है कि जैसा कि जस्टिस साहब जो गवई साहब हैं जो हेड कर रहे हैं एक डिवीज़न बेंच को जस्टिस के वी विश्वनाथन के साथ, कह रहा है कि जैसा कि इन जस्टिस साहब ने रिमार्क दिया, इनका ये कहना था, ऑब्जर्वेशन था कि जो कानून है भारत का सच में वो परमिट करता ही नहीं है किसी के भी घर को, एनीवंस के होम को डिमोलिश किए जाने को, ढहाए जाने को। और क्यों? सिर्फ इसलिए, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो आदमी आरोपी है, अक्यूज्ड है किसी केस में। जस्टिस साहब का कहना है कि देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी आरोपी के घर को आप ढहा दें। और आगे क्या करें जस्टिस साहब? कह रहे जी ये हो नहीं सकता इवन उस केस में भी जब वो केस हो एक कॉन्विक्ट का, एक दोषी का। अक्यूज़ तो क्या है जिस पे एक्यूजेशन लगा है कि इसने काम किया है, मान लीजिए उसने वो काम किया भी हो, उसका केस जो है कोर्ट में प्रूव भी हो जाए, वो एक कॉन्विक्ट भी बन जाए एक्यूज से, उस केस में भी संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस बी आर गवाई की वर्ब है रिमार्क्ड, इन्होंने रिमार्क दिया।
लॉ जो है भारत का डज नॉट परमिट, ये ऐसी इजाज़त नहीं देता है किसी के भी घर को डिमोलिश किए जाने की। घर को डिमोलिश किया जाएगा, इसलिए पैसिव इन्फिनेटिव लगा है, टू डिमोलिश नहीं लिखा, टू बी डिमोलिश्ड। घर के ऊपर काम होगा ना, घर थोड़ी ना जेसीबी लेकर के किसी को डिमोलिश करेगा, घर को डिमोलिश किया जाएगा। तो जब किसी चीज़ के ऊपर काम होता है तो पैसिव में लगाना होता है वर्ब और सेमी वर्ब्स को। यहाँ इन्फिनेटिव था, पैसिव में टू बी प्लस V3 लगा दिया गया। दे आया है अक्यूज के लिए, वर्ब है इसकी दे आर अक्यूज दोज पीपल, और इट की वर्ब है कैन नॉट हैपन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी द जुडिशरी कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू द पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म। कह रहा है जी जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, बेखबर हो ही नहीं सकती इस पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म को लेकर के, इस सियासी जो है भावना को लेकर के। सिम्बोलिज्म क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर छुपी हुई भावना। आपने काम कुछ और किया दिखाने के लिए, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा सबको दिख रही है, तो वो एक सिम्बॉलिक काम हो गया। तो ये पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म में बुलडोजर चलाना तुष्टिकरण की राजनीति है, और जुडिशरी कभी भी इसके लिए बेखबर नहीं हो सकती। और ये सिम्बोलिज्म क्या है? सिम्बोलिज्म ये है दैट द बुलडोजर हैज़ एक्वायर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन दोज द अथॉरिटीज लेबल एज राइटर्स। सिम्बोलिज्म ये है कि बुलडोजर जो है वो एक्वायर कर चुका है, पा चुका है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। सिम्बोलिज्म वो है जो बुलडोजर को मिला है, द बुलडोजर हैज़ एक्वायर्ड, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, एक जरिए के तौर पे, जो है कलेक्टिव पनिशमेंट का, सबको मिला करके एक साथ पनिशमेंट देने का। और वो उन लोगों पे इन्फ्लिक्ट होती है या लगाई जाती है पनिशमेंट जिन लोगों को अथॉरिटीज़ लेबल मार दे, ठप्पा मार दे, राइटर्स का या दंगाइयों का। तो यही पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म बुलडोजर को मिला है। आप दंगा करो, उसके बाद कुछ दिनों में आपके घर आएंगे, आपका 60, 70, 80 साल पुराना घर होगा, आपके माता पिता परिवार सब रहते होंगे, बच्चे बच्चे, और उस घर को तोड़ दिया जाएगा अचानक से गैर कानूनी घर बता करके, है ना। तो ये पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म बुलडोजर को मिल चुका है। चलिए जुडिशरी की वो है कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू, होना, किसी चीज़ के लिए अनजान होना। टू के साथ में आप ऑफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऑब्लिवियस के बाद में, ठीक है। बुलडोजर वर्ब है इसकी हैज़ एक्वायर्ड, वो सिम्बोलिज्म जो बुलडोजर एक्वायर कर चुका है। इन्फ्लिक्ट ऑन करना, किसी पे कोई फाइन, पेनल्टी, सज़ा लगाना। जब भी कोई चीज़ सज़ा वजह किसी पे लगाते हो तो आप उस पर इन्फ्लिक्ट करते हो, किसी पे मार लगाना, है ना, इस तरह की चीज़ों को इन्फ्लिक्ट करते हैं। ऑन समबडी, ऑन प्रेपोजिशन इसके बाद फिक्स्ड है। अथॉरिटीज़ की वर्ब है लेबल, लेबल का मतलब होता है किसी पे ठप्पा लगाना, लेबल लगाना। कह रहा है जी देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ द हाउसेस ऑफ नेम्ड सस्पेक्ट्स बीइंग डिमोलिश्ड without regard to the fact that the rest of the family may have nothing to do with the offense। कह रहे जी ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल, जो है घरों के जो थे नेम्ड सस्पेक्ट्स के डिमोलिश होने के। ऐसा आदमी जिसका नाम पता लग गया, जो सस्पेक्ट है, जो किसी चीज़ में जिसके ऊपर शक है, उसके घर के डिमोलिश होने के हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। और बिना ये डिमोलिश हुआ है, बिना रिगार्ड दिए, बिना तवज्जो दिए इस फैक्ट को कि जो बाकी का परिवार था उस घर में रहने वाला, हो सकता है उसका कुछ भी लेना देना ना हो, मे हैव नथिंग टू डू उस ऑफेंस के साथ में, उस गुनाह के साथ में। इंस्टेंसेस की वर्ब है आर, इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल। रेस्ट ऑफ द फैमिली, बाकी का परिवार, वर्ब है इसकी मे हैव। टू हैव नथिंग टू डू विद समथिंग, किसी चीज़ में आपका कोई योगदान, कोई भागीदारी, कोई संबंध ना होना। कह रहे जी हाउएवर considering that local news do permit removal of encroachments and unauthorized constructions, the bench has articulated its intention to lay down uniform guidelines on a pan-India basis। कह रहे लेकिन कंसीडर करते हुए इस चीज़ को ध्यान में लाते हुए कि जो लोकल लॉज हैं, किसी भी स्टेट के जो डोमेस्टिक कानून है किसी भी स्टेट के, वो सच में परमिट करते हैं हटाए जाने को, ढहाए जाने को, एनक्रोचमेंट्स को। एनक्रोचमेंट क्या होती है? अतिक्रमण। किसी घर पे आपने प्लॉट पे अपना घर बना लिया तो आपने क्या करा? एनक्रोच कर दिया। कह रहा है जी इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि लोकल लॉज काफ़ी सारी स्टेट्स के सच में एनक्रोचमेंट्स को हटाए जाने को
परमिट करते हैं और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस को हटाने को भी परमिट करते हैं, ऐसे निर्माण कार्य जो ऑथराइज नहीं है, जो कि कानून की निगाह में गलत है। कह रहे इसको देखते हुए ना बेंच ने आर्टिकुलेट कर दिया, साफ शब्दों में बताया अपनी मंशा को, और मंशा थी ले डाउन करने की, इस्टेब्लिश करने की, सेटअप करने की यूनिफॉर्म गाइडलाइंस को, एक ही तरह की गाइडलाइंस को पूरे भारत के अंदर पैन इंडिया बेसिस पे। पैन इंडिया मतलब भारत में कहीं भी। कह रहा और क्यों ये गाइडलाइंस क्यों होंगी भाई? टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर फॉर एक्शन अगेंस्ट सच स्ट्रक्चर्स, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके, स्मूथ बनाया जा सके उस सारी प्रक्रिया को जो एक्शन या हरकत करने की है ऐसी गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ। तो कोर्ट ने बोला बुलडोज़र मत चलाना, लेकिन मान लीजिए किसी स्टेट का कानून ये कहता है कि गलत कंस्ट्रक्शन पे बुलडोज़र चलेगा, तो फिर कोर्ट भी क्या करेगी? इसमें कुछ नहीं कर सकती ना। तो वो स्टेट तो बुलडोज़र चला के बोल देगा कंस्ट्रक्शन गलत था, पीछे उसकी मंशा कुछ भी हो बुलडोज़र चलाने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब तो गलत पे भी नहीं चलेगा, अब तो एक गाइडलाइन हम आपको देंगे, उस गाइडलाइन को पूरा भारत फॉलो करेगा जब भी किसी गलत चीज़ को आपको ढहाना हो। चलिए, लोकल लॉज की वर्ब है डू परमिट, बेंच की वर्ब है हैज़ आर्टिकुलेटेड, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण किसी चीज़ पे है ना, गलत निर्माण। स्ट्रीमलाइन करना, स्मूथ करना, किसी चीज़ को एकदम उबड़ खाबड़ चीज़ को प्लेन कर देना, स्ट्रीमलाइन करना इसको बोलते हैं। पूरे प्रोसीजर जो उबड़ खाबड़ है अलग अलग स्टेट के, उनको एक जैसा कर दिया जाएगा। ले डाउन करना यानी किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना, किसी चीज़ की नींव रखना। तो यूनिफॉर्म गाइडलाइंस की नींव जो है सुप्रीम कोर्ट रखेगा। अब ले से बनने वाली 1 2 3 4 5 6 एडियम्स हैं। एक बार यहाँ हाथ रख लो इस तरफ राइट साइड में और देखो आपको कितनी याद थी। ले डाउन, ले आउट, ले असाइड, ले ओवर, ले बेयर और ले ऑफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ी आसान है। ले ऑफ करना, नौकरी से निकालना। ले डाउन करना, इस्टेब्लिश करना, नींव रखना। ले असाइड मतलब किसी चीज़ को साइड में रख देना ताकि फ्यूचर में आप यूज़ कर सकें, आगे के लिए बचा के रखना। ले बेयर मतलब किसी चीज़ को बेयर कर देना, बेयर यानी निर्वस्त्र, न्यूड। जब भी किसी चीज़ को आप बेयर करेंगे यानी उस चीज़ के ऊपर से पर्दा हटा रहे हैं, सबके सामने उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिवील करना, एक्सपोज करना, किसी चीज़ के ऊपर से कवर हटाना कहलाता है ले बेयर करना। जैसे कोई सीबीआई ने किसी घोटाले को जो है पर्दाफाश किया, तो सीबीआई हैज़ लेड बेयर अ स्कैम इन्वॉल्विंग सो मच, जो भी उसमें चीज़ें गलत चीज़ें थी, ठीक है, पर्दाफाश करना। ले ओवर का मतलब होता है अपनी जर्नी में किसी प्लेस पे थोड़ी देर के लिए रुकना, इसको कॉल ऐड करना भी बोला जाता है। जैसे आपकी फ़्लाइट है अहमदाबाद से लखनऊ की मान लीजिए, तो डायरेक्ट लखनऊ नहीं जा रही, पहले मुंबई जाएगी, वहाँ 2 घंटे रुकेगी, फिर मुंबई से बेंगलोर जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी। मान लीजिए ऐसी फ़्लाइट है, तो मुंबई और बेंगलोर में फ़्लाइट का ले ओवर है। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। ले आउट करना, खर्चा करना, स्पेंड करना। सरकार ने 1 लाख करोड़ खर्चा किया है नरेगा पे, एमजी नरेगा पे। द गवर्नमेंट हैज़ लेड आउट 1 लाख करोड़ रुपीज़ ऑन एनजी नरेगा स्कीम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, आज के क्विज में मैंने पूछी भी हैं और बड़ी सिंपल सी हैं, सबको आनी चाहिए। बढ़े आगे, चलिए। कह रहा है जी ऑब्जर्वेशंस बाय जस्टिस विश्वनाथन इंडिकेट दैट दीज मे इन्वॉल्व द मैनर इन विच अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स आर टू बी आइडेंटिफाइड। कह रहा है जो ऑब्जर्वेशंस थी जस्टिस विश्वनाथन की, वो ये इंडिकेट करती थी कि ये जो गाइडलाइंस हैं, दीज यूनिफॉर्म गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, दीज ये इन्वॉल्व करेंगी, इनमें शामिल होगा वो तरीका जिसमें अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स को पहचाना जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और क्या होगा? जिनमें नोटिसेस आर टू बी इश्यूड, जिसमें नोटिसेस को इशू किया जाएगा टू दोज कंसर्न्ड, उन लोगों को जो कंसर्न हैं, जो स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, उस इमारत को बनाने वाले हैं। और एंड अ फेयर हियरिंग गिवन टू देम बिफोर एनी एक्शन, एक फेयर हियरिंग दी जाएगी, एक निष्पक्ष सुनवाई होगी जो दी जाएगी उन लोगों को किसी भी एक्शन लेने से पहले। तो ये पूरी गाइडलाइन सरकार के सामने कोर्ट रखेगा। अगर कोई स्ट्रक्चर गिरानी है तो पहले नोटिस दो, केस चलाओ, हमारे पास केस लाओ, हम सुनवाई करेंगे, फिर हम बोल देंगे तो फिर गिरा देना। आपका बुलडोज़र अब ऐसे नहीं चलाना। ऑब्जर्वेशंस की वर्ब है इंडिकेट, दीज गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के लिए दी जाए वर्ब है मे इन्वॉल्व। अब देखो मैनर जो है ना, जिसमें 3 काम होंगे, स्ट्रक्चर्स
आर टू बी आइडेंटिफाइड, नोटिसेस आर टू बी इशूड, फेयर हियरिंग इज टू बी गिवन। देख पा रहे हो? तो ये आर टू बी, इज टू बी, आर टू बी बस एक बार लिख दिया इसने, बाकी आगे नहीं लिख रहा। नोटिस के बाद में इशूड लिख दिया, आर टू बी बीच में अपने आप अंडरस्टूड है, हियरिंग के बाद में गिवन लिख दिया, इज टू बी अपने आप अंडरस्टूड है। तो ये स्ट्रक्चर्स पकड़ा करो आप। वर्ब कहाँ गई? नहीं तो नोटिस की वर्ब इशूड कैसे हो सकती है? नोटिस ने किसको इशू कर दिया भाई? नोटिस को पैसिव वॉइस में इशू किया गया, आर टू बी इशूड। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, अब आते हैं सेकंड वाले पे। कह रहा है जी इट इज़ हेयर दैट द कोर्ट शुड ट्रेड केयरफुली। कह रहा है बस यहीं आकर के इट इज़ हेयर, कोर्ट को जो है ना ट्रेड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ध्यान से। यहाँ पे कुछ चूक ना हो जाए, कुछ ऐसा काम ना हो जाए कि एक के बजाय अब दो बुलडोजर चलने लगें, कुछ ऐसी गाइडलाइन आप बना बैठो। इट की वर्ब है इज, कोर्ट की वर्ब है शुड ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है चलना, आगे कदम बढ़ाना। ट्रेड से ही वर्ड बना है ट्रेडमिल, जिसको कुछ लोग ट्रेडमिल बोलते रहते हैं। ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ, ट्रेड नहीं है वो, ट्रेडमिल है। ट्रेड यानी कदम, मिल यानी मशीन, कदम चलाने वाली मशीन है ना, जिसपे आप वॉकिंग कर सकें, ट्रेडमिल। कह रहे जी द लेइंग डाउन ऑफ गाइडलाइंस शुड नॉट सेंड आउट अ मैसेज दैट द ऑब्वियस कोरिलेशन बिटवीन इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस and the demolitions that follow them can be blurred by administrative trickery। बस वही बात बोल रहा है। कह रहा है जो लेइंग डाउन करने का काम है, जो इस्टेब्लिश करने का काम है इन गाइडलाइंस को, उसको ऐसा मैसेज बिल्कुल सेंड नहीं करना चाहिए, उसका ऐसा संदेश बिल्कुल भी ना निकले कि जो ऑब्वियस कोरिलेशन है, जो साफ साफ रिश्ता है दो चीज़ों के बीच का। पहली चीज़ है इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस और दूसरी चीज़ है डिमोलिशंस दैट फॉलो दैम। वो इंसिडेंट्स, वो घटनाएं जो हैं सांप्रदायिक हिंसा की, और वो ढाए जाने का काम, डिमोलिशन का काम जो उस इंसिडेंट के बाद में होता है। कह रहा है ये कोरिलेशन जो है ना, ये ब्लर किया जा सकता है, इसको फेड किया जा सकता है, धुंधला किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिकरी के जरिए। प्रशासन की ट्रिकरी क्या होती है? आपका पैतरेबाजी है ना, कोई आप ट्रिक खेलते हो, पागल बनाते हो लोगों को, तो प्रशासन जो है पागल बना करके इन दोनों को ब्लर ना कर दे। मतलब आपकी गाइडलाइन का सहारा ले और इसी गाइडलाइन का सहारा ले करके कुछ ऐसा पेच निकाल दे प्रशासन, और फिर बुलडोज़र भेज दे घर घर कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी का इस्तेमाल करके हमने तो भेजा है। तो कोई ऐसी ट्रिकरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ना खेले, ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को अपनी गाइडलाइन में इंश्योर करना है। लेइंग डाउन की वर्ब है शुड नॉट सेंड, ये गाइडलाइन को एक ऐसा संदेश बिल्कुल भी नहीं देना है। कोरिलेशन की वर्ब है कैन बी ब्लर्ड, दोनों चीज़ का जो रिश्ता है उसको सरकारें जो है ब्लर ना कर दें, है ना, दोनों चीज़ों को आपसी में कनेक्शन को धुंधला ना कर दें। डिमोलिशंस के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है फॉलो। ट्रिकरी होती है आपकी पैतरेबाजी, किसी चीज़ को लेकर के आपकी हाथ की सफाई बोलते हैं इसको, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, है ना, ट्रिकरी। कह रहा है जी इन मैनी केसेस बैक डेटेड एविक्शन नोटिस आर प्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई दीज डिमोलिशंस। कह रहे जी बहुत सारे केसेस में पुरानी डेट के जो एविक्शन नोटिस हैं, एविक्शन यानी खाली करवाना, नोटिस आप समझते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं सही ठहराने के लिए इन डिमोलिशंस को। मतलब किसी का घर 2024 में तोड़ा जा रहा है तो उसको 1965 का एक एविक्शन नोटिस दिखा रही है सरकार कि आपके परदादा को हमने भेजा था आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, तो तब भी हमने कहा था घर खाली कर दो, हम तोड़ने आ रहे हैं, तो अभी हम पहुँचे हैं तोड़ने, अब तोड़ देंगे आज। तो इस तरीके से पुराने एविक्शन नोटिस भी सरकार निकाल के ले आती है दिखाने के लिए, तोड़ने के लिए। कह रहा है जी इवन एज ऑब्वियस ग्लोटिंग ओवर द इनहैबिटेंट्स प्लाइट बिट्रेज द पॉलिटिकल एंड कम्युनल मोटिव। कह रहा है जी वहीं जब दूसरी तरफ इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड, वहीं जब दूसरी तरफ जो साफ साफ जश्न होता है, ग्लोटिंग होती है। ग्लोटिंग होती है किसी के दुश्मन के नुकसान पे जो जश्न मनाते हो ना आप, उसको बोलते हैं ग्लोटिंग। जो साफ साफ दिखने वाला जो जश्न होता है उस घर में रहने वाले लोगों की प्लाइट का, उनकी दुर्दशा का, वो जश्न जो है बिट्रे भी कर देता है, दिखा भी देता है धोखे से बुलडोजर चलाने के पीछे जो सियासी और सांप्रदायिक आपका मकसद था उसको। समझ गए ना? तो एविक्शन नोटिस दिखाया जा रहा है ऑन पेपर,
और साथ में जश्न मन रहा है, सामने ढोल बज रहे हैं जब घर टूट रहा है, तो पूरा जश्न जो है आपका मोटिव दिखा रहा है, और आपका एविक्शन नोटिस जो है उस पर कोर्ट को भरोसा नहीं है। एविक्शन नोटिस की वर्ब है आर प्रोड्यूस्ड। जश्न जो ग्लोटिंग है, जश्न कौन सा, दुश्मन के नुकसान पे होने वाला जश्न कहलाता है ग्लोटिंग अंग्रेजी में। नया वर्ड है आपके लिए, ग्लोटिंग की वर्ब है बिट्रेज। बिट्रे करना यानी किसी चीज़ को गलती से दिखा बैठना, है ना। इवन एज यानी वहीं जब दूसरी तरफ। इनहेबिटेंट मतलब ऐसा आदमी जो हैबिटेट करे, किसी जगह पर रहे। इनहेबिटेंट यानी उस घर में रहने वाले सभी लोग। कह रहा जी द आइडिया ऑफ डिजिटलाइजिंग एविक्शन नोटिस में एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बैक डेटेड नोटिस। कह रहा है जो ख्याल है डिजिटलाइज करने का, डिजिटल फॉर्म में वेबसाइट्स पे अपलोड करने का एविक्शन के नोटिस को, वो एड्रेस कर सकता है इस बैक डेटेड नोटिस की प्रॉब्लम को। कह रहा है बट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक द ट्रांजिशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कह रहा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा कि इस ट्रांजिशन को मेक किया जाए, इस बदलाव को लाया जाए भारत के सभी हिस्सों में। तो अगर 2 साल का वक्त दिया जाए सरकार को कि तुमने 1965 से 1955 से जितने भी नोटिस भेजे हैं सारे के सारे वेबसाइट पे डाल दो, ताकि 5 साल बाद किसी को आप बैक डेटेड नोटिफिकेशन ना दिखा पाओ। आप वेबसाइट पे डाल दोगे, वहाँ से हम खुद ही देख लेंगे। कह रहा है ये ख्याल भी ठीक है, लेकिन ये ख्याल जो है पूरे भारत में हर स्टेट में लागू करना और इस बदलाव को, ट्रांजिशन को लाना बड़ा आसान काम नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। आइडिया की वर्ब है मे एड्रेस, इट की वर्ब है मे नॉट बी पॉसिबल। पॉसिबल तो एडजेक्टिव है, वर्ब का मे नॉट बी। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव। कह रहा द रियल क्वेश्चन दैट द कोर्ट शुड ग्रैपल विद इज वेदर द क्लेम दैट ओनली इंक्रोचमेंट्स आर बीइंग डिमोलिश्ड इज इनफ। कह रहा है जो सही सवाल जो है ना, रियल क्वेश्चन जो है, जो कोर्ट को ग्रैपल विद करना चाहिए, जिससे कोर्ट को निपटना चाहिए। ग्रैपल विद करना, किसी चीज़ का सामना करना, डील विद करना, निपटना। कह रहा है वो सवाल जो है जिससे कोर्ट को निपटने की ज़रूरत है, वो सवाल ये है इज़ वेदर, हाँ या ना, कि ये जो क्लेम होता है सरकार का, ये जो दावा होता है कि सिर्फ एनक्रोचमेंट्स को ही डिमोलिश किया जाता है, गलत बनाए गए घरों को ही हम ढाते हैं। हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, हम तो घर देखते हैं, गलत बना हुआ तोड़ देते हैं। कह रहा है ये जो दावा है ना, क्या ये इनफ है जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए, और किसको, द एग्रीजियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, उस खतरनाक, खराब, एग्रीजियस, डेंजरस वायलेशन को, उल्लंघन को जो है देश के कानून का। एंड एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस इन सेवरल रिसेंट इंस्टेंसेस, और उस एब्सेंस को, उस नामौजूदगी को जो है सही प्रोसेस की कई सारे रिसेंट इंस्टेंसेस में, उदाहरणों में। और कहाँ हुए ये सारे? हुए यूपी में, एमपी में, हरियाणा में और दिल्ली में। समझ गए ना। तो ये सवाल कोर्ट को तय करना है कि कोई भी सरकार आके अचानक से बोले हमने तोड़ दिया, खराब बना हुआ था, बहुत पहले से खराब था, हमने तो 50 साल से वेट किया, इस आदमी ने सही नहीं किया, हमने तोड़ दिया। क्या ये जो क्लेम है, क्या ये क्लेम सही क्लेम है? जस्टिफाई कर सकता है कि आपने कानून को भी तोड़ा और कोई ड्यू प्रोसेस आपने फॉलो नहीं की, कोई नोटिस आपने नहीं दिया, जाके सीधे घर तोड़ दिया इन चारों स्टेट में लोगों का? क्या ये दावा जो है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए पर्याप्त है या नहीं? ये सवाल पे कोर्ट को विचार करना है। क्वेश्चन की वर्ब है इस, कोर्ट की वर्ब है शुड ग्रैपल विद, ग्रैपल विद करना, निपटना किसी चीज़ से। क्लेम की वर्ब है इज, ठीक है। वेदर दिस क्लेम इज इनफ, और क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि सिर्फ गलत घरों को हम तोड़ते हैं। एनक्रोचमेंट्स आर बीइंग डिमोलिश्ड, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में, आर बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्रीजियस यानी बहुत ख़राब, बहुत गंदा, कोई ऐसी चीज़ मतलब जो बदनामी से भरी हो ना, उसको बोलते हैं एग्रीजियस। चलिए, वर्ड थोड़े से हैवी हैं आज, है ना, कभी कभी आते हैं, मज़ा लिया करो नई नई वोकैब का। कह रहा है जी टॉट टू बी क्लियर बाय नाउ दैट द रूलिंग पार्टी इन दीज स्टेट्स सीक्स टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। कह रहा है अब ये चीज़ तो साफ हो ही जानी चाहिए अभी तक, बाय नाउ, कि जो रूल करने वाली पार्टी है इन स्टेट्स में, जो 3-4 स्टेट्स की हमने बात की, ये कोशिश कर रही है गेन करने की पॉलिटिकल माइलेज को, सियासी गेन्स को, है ना, राजनीतिक जो है नफ़ों को। पॉलिटिकल माइलेज होते हैं राजनीतिक नफ़े। और कैसे? बाय गिविंग द इम्प्रेशन, इस इम्प्रेशन को दे करके, इस छवि को छोड़ करके। और छवि क्या है? दैट द रिजीम इज एक्टिंग स्टर्नली, कि इनका जो प्रशासन है
जो रिजीम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हरकत में आता है बहुत कड़े से, बहुत हार्श मैनर में, स्टैनली। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स, समाज के गंदे एलिमेंट्स के खिलाफ, एंटी सोशल जो है लोगों के खिलाफ। कह रहे ये चीज़ जो अब क्लियर होनी चाहिए कि चारों स्टेट्स की रूलिंग पार्टी यही कोशिश कर रही है छवि दिखाने की कि हम समाज में एंटी सोशल लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हैं। और कब? कह रहे जी इवन वाइल थिनली मास्किंग द ब्लेटेंटली कम्युनल एक्शन बाय पासिंग इट ऑफ एज एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। और कह रहे ये सारा काम ये सरकारें तब करती हैं जब बहुत थिन से मास्क कर रही हों। मास्क करना यानी छुपाना, थिनली मतलब बहुत महीन कपड़े से, बहुत हल्का सा छुपा रही हैं। हल्के से छुपाते हुए उस ब्लेटेंटली कम्युनल एक्शन को, उस खुले आम होने वाले सांप्रदायिक एक्शन को, और इसको पास इट ऑफ करके, इसको पास ऑफ करना यानी किसी चीज़ को जाने देना, हरी झंडी देना, इसको हरी झंडी दे करके एक एनक्रोचमेंट ड्राइव की तरह। तो स्टेट्स क्या दिखा रही हैं, चारों सरकारें, चारों स्टेट्स की, कि हम एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ हैं, हम बड़ा अच्छे से उनके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं, इससे इनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिल रही है, हिंदू वोट्स भी मिल रहे होंगे, और अपने कम्युनल एक्शन जो ये ले रही हैं उसको बहुत कम मास्क कर रही हैं, ज़्यादा छुपा भी नहीं रही हैं, है ना। मुस्लिम का घर टूट रहा है, ज़्यादा छुपाया भी नहीं जा रही है बात। और ये जो सारा काम हो रहा है इसको पास ऑफ कर देते हैं, इसको हरी झंडी दे देते हैं एक अतिक्रमण तोड़ने वाली ड्राइव के तौर पे, अभियान के तौर पे। चलिए, लास्ट सेंटेंस तो अपने आप में ही मास्टर ब्लास्टर था, है ना। इसको पढ़ाने में भी मुझे जोर लगा, आपको पढ़ने में भी आया होगा, पर ठीक है, ऐसे सेंटेंस कभी कभी आए तो पाँव ज़मीन पे रहते हैं अपने को पता लगता है कि बहुत चीज़ें अभी सीखने वाली बाकी हैं। एक बार इसको रिपीट करना, जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, ये स्ट्रक्चर्स भी आपको आनी चाहिए। इस सैटरडे की क्लास में या संडे की क्लास में इसी सेंटेंस को उठा के मैं ब्रेक करके समझाऊंगा। चलिए, इट की वर्ब है ऑट टू बी, रूलिंग पार्टी की वर्ब है सीक करना, किसी चीज़ को करने की या पाने की कोशिश करना। रिजीम की वर्ब है इज एक्टिंग। स्टर्न यानी हार्श, स्टैनली यानी इन अ हार्श मैनर। ब्लेटेंट यानी खुलेआम होने वाली कोई चीज़, गलत चीज़ जो खुलेआम होती है ज़ोरों शोरों से, उसको बोलते हैं खुलेआम बेशर्मी से होने वाली चीज़ को ब्लेटेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी कंसर्न या चिंता क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की घरों को ढहाए जाने को लेकर के, जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है। 4 में से कौन सा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की चिंता को बताता है? वीडियो को पॉज करो अच्छे बच्चे की तरह और अपना आंसर चूज़ करो। चलिए, डिमोलिशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बुलडोज़र बहुत महंगा है, क्या ये चिंता है? बिल्कुल नहीं है। इससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है जब बुलडोज़र चलता है, क्या ये चिंता है? बिल्कुल नहीं है। बहुत स्पीड से डिमोलिशन हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से करवाए जा रहे हैं, थोड़े धीमे होने चाहिए, क्या ये चिंता है? बिल्कुल नहीं है। चिंता ये है जी, लीगैलिटी और कम्युनल सिंबॉलिज्म जुड़ा हुआ है बुलडोज़र से, रेट्रीब्यूशन के लिए, बदले के लिए सिर्फ मुस्लिम घरों पे चलाया जाता है, ये चिंता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर बनेगा बी। सेंट्रल आइडिया इस आर्टिकल का क्या है? अगर इस आर्टिकल को आपके 8वीं या 10वीं क्लास के भाई या बहन को आपको समझाना हो एक लाइन में, एक सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस इन चारों में से कौन सा होगा? मेरा मुंह मत ताको, खुद से ट्राई दो, मैं आंसर करवा दूंगा। मैंने ही क्वेश्चंस बनाए हैं, मुझे आंसर आते हैं। आपको देखना है आपको कितने आंसर्स पकड़ पा रहे हो आप, है ना। देखो जी, सेंट्रल आइडिया ये है जी, एससी ने सवाल उठा दिया है बुलडोज़र के इस्तेमाल पे, डिमोलिशन के, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है बदले की भावना से, कम्युनल टेंशन्स के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। यही सेंट्रल आइडिया है कि बुलडोज़र पे अब एससी की नज़र, अगर उसको हिंदी अखबारों की नज़र में, अगर उनकी ज़ुबान में समझाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की बुलडोज़र पे नज़र, ये बी आपका आंसर बनेगा। चलो, बीच के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। बिट्रे का मीनिंग आपसे पूछा है, हो सकता है ए भी मीनिंग हो सकता है बी भी हो सकता है सी भी हो, तो आपको सही मीनिंग चूज़ कर लेने हैं। रिवील भी, चीट भी, शॉर्ट चेंज भी, चीट भी, है ना, या शॉर्ट चेंज और रिवील भी, तीनों में से जो सही है वो आपके आंसर बनेंगे। चलो, एक को चूज़ नहीं करना है, जितने बने वो आंसर बना लेना। होलसम का मीनिंग पूछा आपसे, सैल्यूटरी, ऑब्लिवियस, आर्टिकुलेट या ब्लेटेंट। फिर एक वन वर्ड पूछा है, किसी ऐसी पनिशमेंट से छूट जो क्राइम करने से पहले ही आपको मिली हो, कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जिसके चलाना है बुलडोज़र चला दे। तो ये फ्रीडम या एग्जम्पशन क्या कहलाती है? जो आपको गलत तरीके से गुनाह करने से पहले मिल जाती है। वन वर्ड करवाया था इसके लिए अच्छे से।
लास्ट में फ्रेजल वर्ब पूछिए, ले बेयर अच्छे से करवाई थी, मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। बेयर का मतलब होता है न्यूड या निर्वस्त्र, किसी चीज़ को बिना कवर के रखते हैं तो बेयर रखते हैं आप, है ना। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी इस वर्ब के आसपास इसकी वजह से, और दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास या इसकी वजह से। ये अलाउ वाला लेट वाला कॉन्सेप्ट आज शायद मुझसे करवाना रह गया, क्लास लंबी हो रही थी मैं भी भूल गया, पर लेट और अलाउ के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से करवाया हुआ है ना। तो वही वाला डिफरेंस आपको यहाँ पे लगाना है, चेक कर लेना आंसर क्या बनेगा। फिर किसी क्लास में करवा दूंगा, आज माफ़ करें रह गया। इस कॉन्सेप्ट को मैं लिख के भी लाया था, एक सेकंड देखूँगा, इसको मैं लिख करके लाया था, चलो यहाँ से देख लेना, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं, जाके चेक करें और बताया करें सर मुझे 8 में से 8 मिले, 8 में से 4 मिले या 8 में से 1 मिला। क्लास कैसी लगी आज की, सब कुछ समझ में आया तो पीडी लिख देना सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग भी लगा और आपको फीडबैक देना है तो पीडीआई लिख दिया करो, इससे मुझे पता लग जाता है किस तरह के आर्टिकल्स आपको कवर करवाए जाएँ। पीडी और पीडीआई आपका फीडबैक देने का तरीका है। अनटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अनटिल देन साइनिंग आउट।